નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ફરી એક વખત આપણે એમએસસીના તમામ વિદ્યાર્થી મિત્રો માટે પ્રેક્ટિકલ એક્ઝામિનેશનની તૈયારીના ભાગરૂપે ક્વેશ્ચન્સ ફોર વાઇવા વોસ ઇન પ્રેક્ટિકલ એક્ઝામનો આજે આ પાર્ટ 3 નામનો વિડીયો હું આપ સર્વે મિત્રો સામે મૂકી રહ્યો છું. મિત્રો, વધુ 10 પ્રશ્નો સાથે ખૂબ જ અગત્યના એવા મોસ્ટ આઈએમપી ક્વેશ્ચન્સ ફોર વાઇવા વોસ આશા રાખું છું કે પ્રેક્ટિકલ એક્ઝામમાં આપ સર્વે મિત્રોને ખૂબ ખૂબ ઉપયોગી પુરવાર થશે. શરૂ કરીએ છીએ વાઇવા વોસ પાર્ટ 3. મિત્રો, આજના આ વિડીયોનો પહેલો ક્વેશ્ચન, વોટ ઇઝ ધ કોમન આયન ઇફેક્ટ ઇન इनऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस. तो मित्रों, एनो आंसर आप बहुत इजीली आप इसका आंसर दे सकते हैं, क्योंकि मेरे बहुत सारे प्रीवियस वीडियोस जो थे, ये सारे वीडियो में मैंने कॉमन आयन इफ़ेक्ट को बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है और उसी बेस के ऊपर आज मैं यहाँ पर इसका एक क्वेश्चंस जो कि आपको वाइवा वॉस के अंदर पूछा जाता है, सो दैट इज़ about the common ion effect. So the common ion effect refers to the decrease in solubility of an ionic precipitate by the condition to the solution of soluble compound with an ion in common with the precipitate. तो दोस्तों, कॉमन आयन इफेक्ट क्या है? तो इसका मतलब ये होता है कि कॉमन आयन इफेक्ट जो है वो क्या रिफर करती है? द डिक्रीज इन द सॉलिबिलिटी ऑफ एन आयोनिक प्रेसिपिटेट. दोस्तों, टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने जो भी रिएजेंट लिया है जिसका आप प्रेसिपिटेट चाहते हो, ये जो आयोनिक प्रेसिपिटेट जो है उसकी सॉल्युबिलिटी जो है उसको डिक्रीज़ करता है. सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ होने से क्या होता है? प्रेसिपिटेट जल्दी प्रेसिपिटेटेड आउट होता है. तो ये क्यों होता है? ड्यू टू दिस कॉमन आयन इफेक्ट. इसका मतलब है ये होता है बाय द एडिशन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ अ सॉल्युबल कंपाउंड विथ एन आयन इन कॉमन, यानी कि प्रेसिपिटेट जिसके साथ होने वाला है तो वही जो कंपाउंड है जो प्रेसिपिटेट क्रिएट करने में मदद करेगा, उसमें जो एक आयन है वो आयन कॉमन आयन जो कंटेन करता है एक ऐसा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट या फिर सॉल्ट का हमें सॉल्यूशन उसमें पहले से ही डालना होता है. इसका मतलब है जो भी आयन के साथ प्रेसिपिटेट होने वाला है ना, जो भी ग्रुप में केटायन जो प्रेसिपिटेट देने वाला है जिस रिएजेंट के साथ, उस रिएजेंट में जो आयन होता है उसमें से कोई एक कॉमन आयन वाला सॉल्यूशन टेस्ट ट्यूब में पहले से ही हम ऐड करते हैं. सो दोनों रिएजेंट में एक आयन कॉमन होता है. सो दिस कॉमन विद द प्रेसिपिटेट, यानी कि प्रेसिपिटेट के साथ एक आयन कॉमन होना चाहिए, है ना, उसको हम कॉमन आयन बोलते हैं. दिस बिहेवियर इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ लस एटेलियर्स प्रिंसिपल फॉर द इक्विलिब्रियम रिएक्शन. दोस्तों, ये कॉमन आयन इफेक्ट मैं आपको इक्वेशन के जरिए भी या फिर एग्जाम्पल के जरिए भी समझाने का अगर प्रयास करूँ तो देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन 2 जो है उसमें मैं एग्जाम्पल भी देने वाला हूँ. क्वेश्चन 2, सेकंड क्वेश्चन, YHCl is added before H2S to the OS in second group ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस. दोस्तों, जब क्वालिटेटिव एनालिसिस हम करते हैं तो सेकेंड ग्रुप में OS सबसे पहले हम टेस्ट ट्यूब में थोड़ा लेते हैं और उसमें पहले HCl डालते हैं सेकेंड ग्रुप में, फिर H2S हम पसार करते हैं. वाई वी पास द H2S आफ्टर HCl? फर्स्ट वी एड HCl एंड देन वी पास द H2S. तो दिस इज़ नथिंग बट द इफेक्ट ऑफ कॉमन आयन. सो यहाँ पर मैं बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने वाला हूँ क्यों ऐसा करते हैं हम सेकेंड ग्रुप में. सीधा H2S पास करते तो नहीं चलता, लेकिन यहाँ पर कॉमन आयन इफेक्ट जो है वो हमें बहुत बहुत हेल्पफुल हो सकती है.
सो द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फाइड, क्योंकि सेकेंड ग्रुप में OS में ये H2S, उसमें जो सल्फाइड है वो हमें जो भी सेकेंड ग्रुप का पॉजिटिव कीटायन प्रेजेंट होगा वो H2S के साथ सल्फाइड यानी कि CuS, SBS, BIS, PBS, इस तरह से हमें सल्फाइड के प्रेसिपिटेट मिलने वाले हैं अगर सेकेंड ग्रुप प्रेजेंट है तो। इसका मतलब है द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फाइड आयन इज सप्रेस्ड बाय HCl। क्यों HCl से उसका कंसंट्रेशन कम होता है? ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट। तो यहाँ कॉमन आयन कहाँ पर है? द ऑलरेडी प्रेजेंट H+ आयन्स सप्रेस द डिसोसिएशन ऑफ H2S। दोस्तों इसका मतलब है जैसे हम टेस्ट ट्यूब में OS लेंगे, उसमें HCl डालेंगे तो OS के अंदर H+ और Cl- विल बी प्रेजेंटेड। ओके, तो पहले से हमने H+ उसमें डाल दिया है। अब जाके हम H2S अगर डालेंगे तो H2S में भी H+ और S-2 है। इसका मतलब H+ कॉमन आयन हो गया दोनों रिएजेंट के अंदर। तो ये जो H2S इज ऑलरेडी प्रेजेंट जो है उसकी असर क्या होती है? तो उसकी असर से H2S जो है उसका डिसोसिएशन जो है H+ और H- में वो बैकवर्ड हो जाएगा। सो रिवर्स रिएक्शन में भी में टेक्स प्लेस देयर। तो S-2 का कंसंट्रेशन भी थोड़ा कम होगा। क्यों कम होगा? उसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। उसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी तब जाके हमें सेकेंड ग्रुप के केटायन का सल्फाइड प्रेसिपिटेट होगा। मैं एग्जांपल के जरिए भी आपको बताना चाहूँगा। बिलीव H2S उसका डिसोसिएशन है 2H+ प्लस S-2 इन टेस्ट ट्यूब। उसके पहले हमने अगर HCl डाला है तो इट विल गिव H+ एंड Cl-। तो दोनों में H+ कॉमन आयन हो गया। इसका मतलब OS के साथ पहले से ही हमने H+ डाल दिया, तो उसके बाद जैसे H2S हम पसार करेंगे या फिर ऐड करेंगे तो यहाँ पर H+ की प्रेजेंट ऑलरेडी होने की वजह से ये रिएक्शन रिवर्स जाएगा तो H2S का डिसोसिएशन जो है वो कम हो जाएगा। इसका मतलब है S-2 की जो सॉल्युबिलिटी है वो बहुत कम हो जाएगी। सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी तो उससे सेकेंड ग्रुप के केटायन जो है उसके साथ सल्फाइड बनने में बहुत आसानी रहेगी और बहुत जल्द प्रेसिपिटेट हो जाएगा, ताकि हमें वही ग्रुप के सल्फाइड के प्रेसिपिटेट मिल सके। तो दोस्तों ये बहुत अच्छी एक एप्लीकेशन है कॉमन आयन इफेक्ट की। देन वी शुड नो दैट वाई HCl इज एडेड बिफोर H2S इन OS। ओके, तो इस तरह से हम कॉमन आयन भी बता सकते हैं। और सेकेंड ग्रुप का ये वाला जो क्वेश्चन अगर आपको पूछा जाता है तो आप अच्छी तरह से इक्वेशन के साथ एक्सप्लेन कर सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 3, वाई NH4Cl इज एडेड बिफोर NH4H2S इन थर्ड A ग्रुप। तो दोस्तों ये भी एक कॉमन आयन की इफेक्ट है, जैसे एज आई हैव डिस्कस्ड इन अर्लियर स्लाइड, सेम दैट ऑफ दिस स्लाइड। सो यहाँ पर थर्ड ए में अगर हम जाएंगे या फिर थर्ड ए के बाद किसी भी ग्रुप में जाएंगे तो OS के अंदर NH4OH डालना होता है, यानी कि बेस के साथ हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट होने वाला है। लेकिन बिफोर एडिशन ऑफ NH4OH वी शुड एड NH4Cl। वाई? तो ड्यू टू कॉमन आयन, क्योंकि NH4Cl और NH4OH दोनों में एक कॉमन आयन NH4+ है। सो NH4Cl रिड्यूसेस द आयोनाइजेशन ऑफ NH4OH। ये पहले से ही अगर सॉल्यूशन में NH4OH की प्रेजेंट है तो इट विल रिड्यूस द डिसोसिएशन ऑफ NH4OH। देन हाइड्रोक्साइड ऑफ थर्ड ग्रुप ओनली आर प्रेसिपिटेटेड। ओके दोस्तों, अगर हम ये नहीं ऐड करते हैं तो उसमें क्या हो सकता है कि जो अगले सारे ग्रुप्स है, फोर्थ ग्रुप, 5 ग्रुप, उसके हाइड्रोक्साइड भी प्रेसिपिटेट हो सकते हैं, क्योंकि इसका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। तो हमें इसका कंसंट्रेशन बहुत कम करना है, इसलिए NH4Cl पहले से ही ऐड करना पड़ता है। ये भी मैं इक्वेशन के जरिए आपको बताने का प्रयास करूँ तो NH4OH उसका आयोनाइजेशन इट विल गिव NH4+ एंड OH-। तो ये हाइड्रोक्साइड जो है वो थर्ड A ग्रुप में यहाँ पर
सारे केटायन जितने भी होंगे उसके हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट होने वाले हैं। लेकिन ये थर्ड ए ग्रुप में कैसे ये प्रेसिपिटेट होंगे, जब हम पहले से ही NH4Cl डालेंगे तब, क्योंकि NH4Cl डालने से सॉल्यूशन में ऑलरेडी प्रेजेंटेशन ऑफ NH4 प्लस आयन, क्योंकि NH4Cl दिस इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, सो इट विल गिव NH4 प्लस एंड Cl माइनस स्ट्रांगली, सो NH4 प्लस जो है इट विल बिकम अ कॉमन आयन, सो इट गिव्स कॉमन आयन इफेक्ट। इसका मतलब है सॉल्यूशन के अंदर हमने पहले से NH4 प्लस की प्रेजेंट बनाई है, इसकी वजह से उसके बाद जब हम NH4OH डालेंगे तो दिस आयोनाइजेशन विल रिवर्स टू गिव NH4OH, दैट मीन्स द कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन विल बी डिक्रीज। इसका कंसंट्रेशन अगर रिड्यूस होता है तब जाके उसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी और थर्ड ए के, सिर्फ थर्ड ए में जो भी केटायंस है उसी का हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट होगा। ये नहीं करेंगे तो उसके बाद के ग्रुप का भी यहाँ पर प्रेसिपिटेट हमें मिल सकता है। तो सिर्फ थर्ड ए को हमें अगर प्रेसिपिटेट करना है तो पहले से ही NH4Cl हमें ऐड करना पड़ता है। तो दिस वन इज ऑल्सो द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 4, विच फील्ड ऑफ केमिस्ट्री इज बेस्ड। दोस्तों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द मोस्ट प्रीफर्ड ब्रांच फॉर स्टडीज एज वेल एज फॉर कैरियर अपॉर्चुनिटीज, सो यू कैन आंसर दैट वी शुड लाइक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मच। अगर आप टीचर बनना चाहते हो तो आपके लिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फील्ड भी बहुत अच्छा है और बहुत यूजफुल हो सकता है। फिजिकल केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कैरियर अपॉर्चुनिटीज़, बट अगर आप एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक आपका चांस बढ़ जाता है, अगर आप फार्मा कंपनीज़ के लिए भी इंटरेस्टेड है तो टीचर के अलावा आप फार्मा कंपनीज़ भी ज्वाइन कर सकते हैं फॉर द पोस्ट ऑफ QC और प्लांट के ऊपर या फिर लैब के अंदर कोई भी रिसर्च लेबोरेटरी जो होती है फार्मा कंपनी की, उसके अंदर कोई भी पोस्ट के ऊपर, की पोस्ट के ऊपर आप अपॉइंटेड हो सकते हैं। सो मोर अपॉर्चुनिटीज़ in inorganic chemistry industry as well as teaching, while in inorganic chemistry you can be a good professor or good teacher with physical chemistry or inorganic chemistry. Then question number 5, what do you know about organic chemistry। दोस्तों अगर आपको कोई ये पूछे कि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या जानते हैं तो आप इसका बहुत सटीक जवाब इस तरह से दे सकते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज, composition, reactions and preparation of carbon containing compound। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है दोस्तों? इट इज़ अ स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन, रिएक्शन एंड प्रिपरेशन ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। मोस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन, बट दे मे ऑल्सो इंक्लूड एनी नंबर ऑफ, कभी कभी उसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हेलोजन एंड फॉस्फोरस, सिलिकॉन, सल्फर, ये इस टाइप के हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको दिखाई देते हैं। तो दिस इज़ नथिंग बट बहुत अच्छी एक इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। तो ये सीधा और सटीक आंसर आप दे सकते हैं इन वाइवा में, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने थोड़े एग्जाम्पल के लिए आपका IQ बढ़ाने के लिए लिखा है। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ विल यू कैलकुलेट दैट how many molecules of glucose present in 320 ml of 5 molar of glucose solution। दोस्तों 5 मोलर ग्लूकोज सॉल्यूशन के अंदर ग्लूकोज को अगर हम 320 ml डाइल्यूशन करके 320 ml सॉल्यूशन तैयार करेंगे तो उसमें हाउ मैनी मोल ऑफ ग्लूकोज, तो इसका अगर हमें हिसाब करना होता है, कैलकुलेशन करना होता है, तो आपको सबसे पहले कन्वर्ट द वॉल्यूम फ्रॉम मिलीलीटर टू लीटर्स। ओके, यहाँ पर m मोल यानी कि मिलीलीटर में ml दिया है 320 ml, तो उसको आपको लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो दैट मीन्स 320 इंटू 1 लीटर 1/1000 ml, इसका मतलब है 0.320 लीटर सॉल्यूशन बनेगा ये। अब लीटर में कन्वर्ट हो गया
उसके बाद क्या करना है हमें, यूज ऑफ फॉर्मूला m इंटू वी, m दैट इज मोलर concentration and V that is the volume. Okay, volume is 0.320 लीटर. ठीक है, अगर हम 5 मोल ग्लूकोज लेंगे 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर तो दिस फॉर्मूला विल बी 5 इंटू 0.320 लीटर सॉल्यूशन, इट विल गिव 1.6 मोल ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन 320 ml ऑफ सॉल्यूशन. तो दोस्तों ये एग्जाम्पल की कैलकुलेशन के लिए बहुत आसान तरीका आपको मैंने बताया है, अगर आपको ये वाइवा के दौरान क्वेश्चन पूछा जाता है. देन क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फ्रैक्शनेशन एंड डिस्टिलेशन. दोस्तों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो आप जो करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो एनालिसिस करते हैं, या बोला जाता है कि मिक्सचर है ना, तो टाइप्स आप जब टाइप को कंफर्म करते हैं कि भी एसिड है, बेस है, या फिर न्यूट्रल कंपाउंड है, या मिक्सचर में कौन से एसिड है, न्यूट्रल है, एसिड बेस है, फिर न्यूट्रल बेस है कि या दोनों न्यूट्रल वाले हैं, इस तरह के कंपाउंड जो आप ऑर्गेनिक सेपरेशन में करते हैं उसके अंदर फ्रैक्शनेशन एंड डिस्टिलेशन क्या है. बहुत अच्छे 2 टर्म्स है जो आपको आना चाहिए दोस्तों एज अ केमिस्ट्री स्टूडेंट. So both methods are used to separate the compounds present in the solution. दोस्तों ये fractionation and distillation, both the methods are very important method to separate the compounds in the solution, and both the methods are based on the melting point. ये भी melting point के ऊपर डिपेंड करती है, ये भी melting point के ऊपर डिपेंड करती है. तो मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा distillation is a technique which is used when the boiling point of chemicals are different in mixture. दोस्तों मिक्सचर के अंदर जितने भी कंपाउंड आपको दिए हैं, ये सारे केमिकल्स का मेल्टिंग पॉइंट अगर बहुत डिफरेंट है, अलग अलग होते हैं, तो ये टेक्निक डिस्टिलेशन वाली टेक्निक बहुत अच्छी लगती है और बहुत इम्पोर्टेंट यूज़फुल हो सकती है. और फ्रैक्शनेशन के बारे में मैं बताना चाहूँगा, दिस मेथड इज़ यूज्ड when the boiling point of chemicals are close to each other in the mixture. अगर मिक्सचर में दिए गए कंपाउंड जो है उसके मेल्टिंग पॉइंट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, यानी कि बहुत क्लोज होते हैं, पास के मेल्टिंग पॉइंट वाले होते हैं, तो उस दौरान आपको ये फ्रैक्शनेशन वाली जो मेथड है वो बहुत यूज़फुल हो सकती है. दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8, मेंशन द फॉर्मूला टू कैलकुलेट pH ऑफ अ सॉल्यूशन. किसी भी सॉल्यूशन की pH आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो आंसर विल बी, in order to calculate the pH of a solution you have to use the formula. pH कैलकुलेट करने की फॉर्मूला दैट इज pH इज इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस, यानी कि कंसनट्रेशन ऑफ H प्लस जो है उसका माइनस लॉगेरिथम, इस तरह से यहाँ डाल के आप pH की कैलकुलेशन कर सकते हैं, या फिर pH की डेफिनेशन भी दे सकते हैं. pH इज इक्वल टू माइनस लॉग कंसनट्रेशन ऑफ H प्लस, और pH इज इक्वल टू माइनस लॉग कंसनट्रेशन ऑफ H3O प्लस. Then question number 9, what is the difference between molarity and normality. दोस्तों ये बहुत आसान क्वेश्चन, जो 12th साइंस के लेवल का क्वेश्चन, लेकिन आपको MSc के बेस पे भी आना चाहिए. both the techniques are used to the amount of chemical present in the solution. दोस्तों जो सॉल्यूशन आपने बनाया है उसके अंदर वही सॉल्यूशन का अमाउंट कितना है, ये कैलकुलेट करने के लिए दोनों जो मेथड है मोलारिटी और नॉर्मलिटी, दे आर वेरी सिंपल. हाउएवर दे आर ऑलमोस्ट सिमिलर बट डिफर्स इन, उसमें डिफरेंस क्या है? तो मोलारिटी इज यूज्ड टू नो टोटल अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 लीटर सॉल्यूशन. 1 लीटर में कितने मॉलिक्यूल्स और कितना अमाउंट आपने डिजॉल्व किया है उसको मोलारिटी बोलते हैं. ठीक है. नॉर्मलिटी is used to know the total number of reactive units in 1 liter solution. Okay, then it is expressed as mole of compound per liter solution. पर लीटर के अंदर जो सॉल्यूट है उसका कंपाउंड का कितना मोल आपने डिजोल्व किया है उसको मोलारिटी कहते हैं. उसका सिंबल है कैपिटल M. while normality is it is expressed in इक्विवेलेंट पर लीटर. 1 लीटर के अंदर आपने इक्विवेलेंट वेट ऑफ द
सॉल्यूट यानी कि कंपाउंड का, जिसको हम गुजराती में बोलते हैं ग्राम तुल्य भार, दैट इज इक्विवेलेंट वेट। तो ग्राम तुल्य भार या इक्विवेलेंट वेट अगर आपने 1 लीटर सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया है तो वो सॉल्यूशन तैयार होगा, वो 1 नॉर्मल तैयार होगा। तो दोस्तों इस तरह से आप मोलारिटी और नॉर्मलिटी का डिफरेंस अलग कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आपको ये वाइवा के दौरान आपको कौन से क्वेश्चंस, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और आपका उसका सही उत्तर किस तरह से दे सकते हैं, ये सारी जानकारी देने का बहुत सरल प्रयास किया है। दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो भी मेरे प्रीवियस वीडियो की तरफ बहुत बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसको ज़रूर लाइक कीजिए, बहुत बहुत लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड आपके सभी ग्रुप्स में सब्सक्राइब करवाना भी मत भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन।